Welcome back in our YouTube channel Solution of Life अजय पांडे एट फिजिक्स। तो आज हम लोग बात करेंगे। अभी तक हम लोगों ने जो एब्रीविएशन है लास्ट क्लास में वो देखा था, और आज की क्लास में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? फर्स्ट डे हम लोगों ने क्या देखा? फर्स्ट डे हम लोगों ने देखा था कि देयर आर टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। So first one is fundamental quantity, second one is derived quantity. Okay, clear? Now another quantity is consisting, that is called supplementary quantity. Supplementary quantities. So what are the supplementary quantities? These are the two types of quantities. First one is plane angle, and the second one is solid angle. And these two supplementary quantities are very important for the perspective of class 12th, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो डेरिवेशन है उसमें सॉलिड एंगल का यूज़ है। अभी फ़िलहाल बात करेंगे क्लास 11 की, तो उसमें प्लेन एंगल और कहीं कहीं पे हम सॉलिड एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, बट बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है। बट सॉलिड एंगल की बात करें तो ये क्लास 12th में जो आपका सेकेंड चैप्टर है गॉस थ्योरम, और जो फर्स्ट चैप्टर है जो डेरिवेशंस हैं उससे रिलेटेड, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है वहाँ पे सॉलिड एंगल। तो आज हम लोग अभी यहाँ पे समझेंगे कि क्या होता है प्लेन एंगल। तो सबसे पहले देखते हैं प्लेन एंगल क्या है। सो फर्स्ट टॉपिक इज द प्लेन एंगल। तो सिंपली प्लेन का मीन्स है कि प्लेन, जैसे कि आपको पता होगा कि अगर हम डायमेंशंस की बात करें तो देयर आर 3 डायमेंशंस। ओके, फर्स्ट वन एक्स वाई जेड, जिसकी हम बात करते हैं 3 डायमेंशन की। जब बात करते हैं तो दीज आर द 3 टाइप्स, एक्स वाई एंड जेड। क्लियर? सो दीज आर द 3 डायमेंशंस। अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट तीनों डायरेक्शन में देख रहे हैं तो उसको हम कहते हैं 3 डायमेंशनल। क्लियर है? अगर सिंपली यहीं पर हम बात करें कि किस तरीके से एक डायमेंशन में कितने प्लेन्स होंगे, तो अगर हम एक डायमेंशन में बात करें सो देयर आर हाउ मेनी प्लेन्स? 6 प्लेन्स। फर्स्ट एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड। अब इन्हीं के रिस्पेक्ट में जो थर्ड माइनस वाली लाइन होती है वहाँ पे भी आपको 3 प्लेन देखने को मिलेंगे। सो देयर आर मेनली 3 प्लेन्स, बट टोटल प्लेन्स की बात करें तो कितने होंगे? 6 प्लेन। अब यहाँ पर आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है ये आपके रिस्पेक्ट से, क्योंकि जब आप मैथ्स में कहीं ना कहीं जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं उनको भी वेक्टर्स भी पढ़ना पड़ेगा क्लास 12th में 11th में, तो उनको यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि जब भी हम बात करेंगे तो प्लेन्स को बहुत अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर देखिए मैं डिफरेंट कलर से यूज़ करता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। ये है आपका y और ये है आपका x, और ये आपका क्या है? z। तो सपोज यहाँ पर ये जो x y है, अगर आप मान लीजिए यहाँ पर खड़े हैं तो ये पर्सन है एक्स वाई प्लेन में। देखिए एक्स और वाई के बीच में आ रहा है, तो इसके सामने कौन सा आएगा? किस डायरेक्शन में हो जाएगा इसका फेस? जेड डायरेक्शन में। अगर कोई पर्सन एक्स वाई प्लेन में खड़ा है तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? जेड डायरेक्शन हो जाएगी। अब अगर सिंपली हम यही ऐसे ही बात करें कि कोई पर्सन वाई जेड में खड़ा है तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? एक्स हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखते चलते हैं, अगर कोई पर्सन एक्स वाई प्लेन में है तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? यहाँ पे कितने प्लेन्स हैं? 3 प्लेन्स हैं, मैंने बताया, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। तो अगर यहाँ पर
3 प्लेन्स हैं तो इनकी डायरेक्शन डिफरेंट होगी। तो अगर कोई पर्सन एक्स वाई में खड़ा है, देखिए एक्स ये है और वाई ये है, तो उसके सामने वाली ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जेड। सेम अगर यहाँ पर एक्स है और ये जेड है तो उनके सामने डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वाई, सॉरी वाई जेड लिखा हुआ है, तो वाई और जेड के सामने क्या हो जाएगा आपका, वाई और जेड के सामने क्या हो जाएगा, देखिए ये वाई है और ये जेड है, तो इसके सामने एक्स। और अगर कोई जेड और एक्स में है, यानी कि जेड और एक्स में, तो इसके सामने क्या होगा, वाई। यानी कि सिंपली बात करते हैं कि जिस प्लेन की बात होगी उस डायरेक्शन का लेटर नहीं आएगा। याद करने का तरीका ऐसे, जैसे एक्स वाई की बात थी तो जेड वाई जेड की बात है तो एक्स जेड एक्स की बात है तो वाई। यहाँ तक क्लियर हो गया, तो प्लेन समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पर जब हम प्लेन एंगल की बात करेंगे तो कोई भी सिर्फ 2 डायरेक्शन की बात करेंगे, सारी डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे। यानी कि हम सिर्फ एक्स और वाई अभी तक बनाते आए हैं, तो एक्स और वाई बनाएंगे। क्लास 10 में भी आपने बनाया होगा, जो लीनियर मेथड से, लीनियर पेयर इन 2 वेरिएबल्स, और जो स्ट्रेट लाइंस वगैरह आपने पढ़ा होगा, आईसीएसई स्टूडेंट्स स्ट्रेट लाइन वगैरह पढ़ा होगा, तो वो चीज़ की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम एक प्लेन कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज़ एक्स वाई। अब प्लेन एंगल की बात हो रही है, तो किसी पॉइंट से किसी आर्क पर, ये एक पॉइंट है, ये आपको पॉइंट दिख रहा है ओ, और ये एक आर्क है ए बी। तो किसी पॉइंट से किसी आर्क पे जो एंगल फॉर्म होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्लेन एंगल। क्या कहते हैं, प्लेन एंगल। यहाँ पे हमने थीटा से रिप्रेजेंट किया है इसको। क्लियर है? तो सिंपली डिफाइन करने का क्या तरीका है, थीटा क्या है, एंगल, कौन सा, प्लेन। तो थीटा इज अ प्लेन एंगल, एंगल बिटवीन या एंगल फॉर्म्ड फ्रॉम अ पॉइंट टू द आर्क। क्लियर है? यानी कि प्लेन एंगल क्या है, प्लेन एंगल इज द एंगल फॉर्म्ड बाय अ पॉइंट ऑन द आर्क। ठीक है, या कह सकते हैं एन एंगल फॉर्म्ड बाय आर्क फ्रॉम अ पॉइंट, यानी कि किसी आर्क से किसी पॉइंट पर जो एंगल फॉर्म होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, एग्जैक्टली उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्लेन एंगल कहेंगे। क्लियर है? तो यहाँ तक समझ में आ गई। अब ये जो एंगल हम लोगों ने अभी बनाया है इसको मैं दोबारा यहाँ पर नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको कुछ अच्छे से समझ में आए, जो इसका एक्सप्रेशन है उसको समझाने की बात करोगे। तो प्लेन एंगल क्या बताया कि एक आर्क है, ये आर्क है, और ये जो एंगल बना रही है किसी पॉइंट से उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्लेन एंगल कहते हैं। क्लियर है? अब एक चीज़ यहाँ पर हम लोग सिंपली देखिए, जो ए बी है ये आर्क बहुत छोटी हो सकती है। क्यों छोटी हो सकती है? अब ए बी को आप चाहे कर्व के फॉर्म में देखिए और चाहे स्ट्रेट, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। अगर ये स्ट्रेट बात करेंगे, स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे तो कहीं ए बी 4 मीटर की है सपोज़, और अगर कर्व की बात करेंगे तो ए बी जो होगी 4 अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर की हो सकती है या 4.01 मीटर की हो सकती है। क्लियर? तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं तो हम लोग क्या कह सकते हैं इसको, कि स्ट्रेट लाइन है। क्लियर है? तो प्लेन एंगल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से। प्लेन एंगल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। चलो आगे देखते हैं प्लेन एंगल को। तो प्लेन एंगल क्या हो जाएगा आपका, थीटा। प्लेन एंगल क्या है, प्लेन एंगल इज डिफाइंड एज द आर्क अपॉन रेडियस। किससे लिखते हैं हम प्लेन एंगल को, आर्क अपॉन रेडियस से। तो प्लेन एंगल क्या हो गया आपका, थीटा, और आर्क क्या हो गई आपकी ए बी, और रेडियस क्या हो जाएगा, ये जो ओ से ए डिस्टेंस है या ओ से बी, ये दोनों सेम होंगे आपके। ठीक है? क्लियर? क्लियर है?
चल आगे बढ़ते हैं हम लोग, बढ़े। चल तो यहाँ पर देखिए कि जो ये प्लेन एंगल थीटा था, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर्क का मतलब है ए बी और रेडियस का मतलब है ओ बी, और इसको हम आर्क की अगर ये वैल्यू एल है और ये रेडियस दोनों की बी है तो एल अपॉन बी, तो ये क्या हो गया आपका प्लेन एंगल। अब आपको यहाँ पर बताना है इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट। तो देखिए एल क्या है, लेंथ, और इसको किस में मेज़र करेंगे, मीटर में। बी क्या है, लेंथ यानी कि डिस्टेंस, इसको भी किस में मेजर करेंगे, मीटर में। तो मीटर मीटर तो कैंसिल हो गए, तो इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, यूनिट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुछ भी नहीं आ रहा हमारे पास। बट इसको मेज़र करने के लिए हमने एक यूनिट बनाई है जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है रेडियन, जिसका क्या नाम है, रेडियन। क्लियर है। तो प्लेन एंगल के बारे में कोई डाउट नहीं होना चाहिए आई थिंक। कोई अगर डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। फिर से देखते हैं, प्लेन एंगल क्या है, एंगल फॉर्म्ड बाई आर्क, एंगल फॉर्म्ड बाई एन आर्क फ्रॉम अ पॉइंट इज कॉल्ड प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का जो फॉर्मूला है आर्क अपॉन रेडियस, और इसकी जो यूनिट है वो क्या हो जाती है, आपकी यूनिट क्या हो जाती है, रेडियन। ठीक है, इसकी यूनिट क्या है, रेडियन। क्लियर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सॉलिड एंगल की। तो सेकंड नंबर क्या है अपन का, सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल क्या है, अब जैसे कि अभी हमने प्लेन एंगल की बात करी थी तो वो एक प्लेन में था। जब सॉलिड एंगल की बात करेंगे तो 3 डायमेंशन में होगा, यानी एक्स में भी होगा, वाई में भी होगा और जेड में भी होगा। तो कैसे देखते हैं, जैसे कोन, आइसक्रीम कितने लोगों ने खाई है, आइसक्रीम खाई है सभी ने, बिल्कुल। तो जो आइसक्रीम कोन देखा है आपने, कुछ इस तरीके के शेप में होता है, आपने देखा होगा। आइसक्रीम कोन देखा है आपने, यहाँ पे अभी हमारे पास डायग्राम अवेलेबल नहीं। चलिए, तो आइसक्रीम कोन देखा है, कुछ इस तरीके का होता है, ऐसा कुछ दिखता है आपको, ऐसा इस तरीके से, ठीक है ना, ऐसे ऐसे डिज़ाइन बनी होती है उस पर पूरा कुछ इस तरीके से दिखता है। तो वैसा ही यहाँ पर भी एक पॉइंट है और ये ऊपर, ये समझ लीजिए ये आइसक्रीम रखी हुई है। तो ये आइसक्रीम किस में हमने भर दी, कोन में। तो इस पॉइंट तक आ रही है ये इस तरीके से आइसक्रीम है। तो दिख रहा है यहाँ पर। अब ये जो आइसक्रीम रखी हुई थी, ये सरफेस है कोई, सपोज कि ये सरफेस कैसा है, ये वाइट कलर का सरफेस है, और सरफेस है तो इसको क्या कहेंगे हम, एरिया। और ये क्या हो गया आपका, रेडियस, और ये क्या है, पॉइंट। तो सॉलिड एंगल क्या हो गया आपका। अब ये जो इसके बीच में ये ऐसे जो कोन बन रहा है, ये इस एंगल को क्या कहते हैं अपन, सॉलिड एंगल कहते हैं। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, सॉलिड एंगल। तो बात करते हैं सॉलिड एंगल क्या है। दिख रहा है कि एंगल फॉर्म्ड बाई, ये एंगल है ना आपका, ये जो एंगल बनाया मैंने अभी, दिस एंगल इज फॉर्म्ड बाई सरफेस एंड सरफेस फ्रॉम अ पॉइंट। क्लियर है। सॉलिड एंगल इज द एंगल फॉर्म्ड बाई सरफेस फ्रॉम अ पॉइंट। यानी कि सॉलिड एंगल क्या है कि जब किसी सरफेस का किसी पॉइंट से जो एंगल फॉर्म्ड होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, सॉलिड एंगल कहते हैं। क्लियर है। तो ऐसे समझिए, ये है आपका सरफेस और ये आपका क्या है, सॉलिड एंगल। ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, नॉट अ डब्लू। ओमेगा ऐसे ऊपर से मुड़ा होता है कि भाई मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। ए बी, तो ये हो गया आपका एरिया और ये क्या है आपकी रेडियस। तो प्लेन एंगल हमने क्या पढ़ा था, प्लेन एंगल हम लोगों ने पढ़ा था आर्क अपॉन रेडियस। तो सॉलिड एंगल क्या हो जाएगा आपका, सॉलिड एंगल क्या हो जाएगा, सॉलिड एंगल क्या हो जाएगा, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। याद रखेंगे, प्लेन एंगल हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, आर्क अपॉन रेडियस। सॉलिड एंगल क्या हो जाएगा, एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। क्लियर है। यहाँ पे यूनिट की बात कर लेते हैं इसकी। तो एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर
और रेडियस की भी यूनिट मीटर होती है और इसका स्क्वायर लगा है तो ये भी कैंसिल और कोई यूनिट नहीं आएगी। लेकिन इसको मेज़र करने के लिए एक इसकी स्टैंडर्ड यूनिट बनाई गई है एसआई यूनिट, जो कि क्या होती है स्टेरेडियन। इसकी क्या होती है स्टेरेडियन। तो हम लोगों ने यहाँ पे सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ देखी हैं, दो टाइप की होती है। प्लेन एंगल, प्लेन एंगल क्या होता है? प्लेन एंगल अभी हमने देखा। प्लेन एंगल क्या होता है? एंगल फॉर्म्ड बाई आर्क टू द पॉइंट, और इसका फॉर्मूला आर्क अपॉन रेडियस, यूनिट रेडियन। सॉलिड एंगल क्या होता है? एंगल फॉर्म्ड बाई सरफेस टू द पॉइंट, एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर, उसका फॉर्मूला होता है, यूनिट क्या होती है? स्टेरेडियन। ठीक है, क्लियर? चल, तो यहाँ तक क्लियर है। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि जब हम लोग आगे इसके पढ़ाई करेंगे, यानी कि अभी हम लोग कुछ टॉपिक कवर करेंगे, जैसे कि मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, पैरेलैक्स मेथड जो पढ़ते हैं हम लोग, ट्रायंगुलर मेथड पढ़ते हैं, ये डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए मेथड्स हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं ये एंगल्स का यूज़ होगा, तो आप लोग बेटर तरीके से समझ जाएंगे, तभी पढ़ पाएंगे। और मैंने आपको बताया कि 12th में भी आपका ये यूज़ होने वाला है। तो फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ ख़त्म हो गई हैं और आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट्स पढ़ते हैं जिनका हमारे न्यूमेरिकल्स में यूज़ है, या जो हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरीके से फिज़िक्स की कई सारी डिस्टेंस मेज़र की गई हैं। हमको कैसे पता चला कि सन की डिस्टेंस कितनी है, ठीक है ना, और लाइट ईयर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। और कई बार एग्ज़ाम्स में भी आता है, कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सम इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर लेंथ और डिस्टेंस। तो यहाँ पर क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दिख रहा है सभी को? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? अब देखिए, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऐसे समझते हैं कि जैसे आपका ये सन है और ये है आपकी अर्थ, और अर्थ कैसे रिवॉल्व होती है? आपको पता है कि कुछ इलिप्टिकल शेप में रिवॉल्व होती है। तो यहाँ तो सन से डिस्टेंस कितनी है इसकी? a, और यहाँ से सन से डिस्टेंस कितनी है? b। तो हम कैसे कह सकते हैं कि सन कितनी दूर है? पता नहीं है एग्जैक्टली। तो जो हम लोग डिस्टेंस बताते हैं वो क्या होती है? मीन डिस्टेंस, एवरेज। यानी कि ये वाली डिस्टेंस प्लस ये वाली डिस्टेंस, यानी a प्लस b अपॉन 2, और इसी को हम क्या कहते हैं? मीन डिस्टेंस। और यही डिस्टेंस हमको बचपन में पढ़ाई जाती कि हमसे जो हमारा सूरज है वो 15 करोड़ किलोमीटर डिस्टेंस पे है। ठीक है, अच्छा 15 करोड़ किलोमीटर। चलिए तो वहीं देखते हैं यहाँ पर क्या है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या लिखा हुआ है? इट इज़ द मीन डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन। क्लियर है? तो मीन डिस्टेंस, तो मीन डिस्टेंस क्या होती है आपकी? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.496 इंटू 10 पावर 11 मीटर। याद रखिएगा कि हम जो भी यूनिट लिखेंगे वो एसआई यूनिट लिखेंगे, मीटर। तो मीटर यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या हो जाएगा आपका? 1.496 10 पावर 11। तो जो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था 15 करोड़ किलोमीटर, तो वही होता है। यहाँ पे अगर इस 9 को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1.5 इंटू 10 पावर 11 मीटर। और जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये कहीं ना कहीं 15 करोड़ किलोमीटर लिख के आएगा। बट आपको एग्जैक्ट पढ़ना है क्योंकि अब आप छोटे नहीं रहे, 11th क्लास में आ गए। चलिए नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं, लाइट ईयर। तो लाइट ईयर यानी कि लाइट जितना ट्रैवल करेगी ईयर में, वही है लाइट ईयर। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट इन 1 ईयर। और वैक्यूम की बात करेंगे क्योंकि कोई अदर मीडियम होगा तो वहाँ पे लाइट की स्पीड कम ज़्यादा होगी, तो इसलिए स्टैंडर्ड हम पता करते हैं कि क्या होता है एक्चुअल में। क्लियर? तो लाइट ईयर क्या है आपका? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। तो आपका कितना आता है? 9.46 1 लाइट ईयर कितना होता है? ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है, क्लास 11th में पूछ लेते हैं, प्री बोर्ड में, बोर्ड में। तो 1 लाइट ईयर कितना है? 9.46 इंटू 10 पावर 15 मीटर। याद रखिएगा ये सब मीटर में लिखेंगे हम लोग, हाँ बाद में वहाँ चले आओ लिख के कुछ भी। 9.46 इंटू 10 पावर 15 मीटर कैसे आएगा बाद में हम लोग पढ़ेंगे। फिर आता है ये पैरालैक्टिक सेकेंड।
तो पैरालैक्टिक सेकेंड क्या होता है? इट इज़ द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड ऑफ आर्क। तो इसको हम 1 पारसेक से समझते हैं। और ये क्या है आपका? ये एक आर्क है जो कि 1 सेकेंड में सबटेंड होता है, यानी कि 1 सेकेंड में कितना एंगल सबटेंड होगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की, तो उसको हम क्या कहते हैं? पैरालैक्टिक एसिड। और ये किसके इक्वल होता है? तो 1 पारसेक लिखते हैं हम लोग इसको। पैरालैक्टिक को कैसे समझते हैं? 1 पारसेक भी समझते हैं। सेक का मतलब सेकेंड है, पार का मतलब एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के थ्रू जितना आर्क डिस्टेंस कवर हो। ठीक है, ये होता है 3.26 टाइम्स ऑफ लाइट ईयर। क्लियर है? 3.26 टाइम्स ऑफ लाइट ईयर। इसकी वैल्यू एग्जाम में आती है, ध्यान रखिएगा। अब देखो भैया, माइक्रोन पूछा गया, तो माइक्रोन में मैंने बताया था 10⁻⁻⁶। यहाँ पे माइक्रोन के साथ मीटर लगा हुआ है तो मीटर, किलोग्राम लगा होता, ग्राम लगा होता तो किलो। समझ गए? नैनो बताया था मैंने 10⁻⁹ एस्ट्रो। एंगस्ट्रॉम बताया था 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम, तो आप लोग पढ़ चुके हैं। और फर्मी होता है 10⁻⁻15। क्लियर है? ये सबसे स्मॉलेस्ट साइज होता है रेंज में। न्यूक्लियर का साइज हम लोग पढ़ते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं मास के लिए। तो मास के लिए आप लोगों ने सुना होगा पाउंड। पाउंड एक करेंसी भी होती है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 100 रुपीज़ के बराबर होती है। 1 पाउंड इज इक्वल टू 100 रुपीज़ है। कभी कभी ऐड भी ये कम ज़्यादा होता है, कभी 90, कभी 110, 107, इस तरीके से चेंज होता रहता है। तो ये नहीं कि सर ने बताया था 100 होता है तो भाई बहस करने लोगो, नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, 1 पाउंड इज इक्वल टू 4.536 kg। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो 1 kg इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली होता है 2.2 पाउंड। पाउंड को हम लोग L और B लिखते हैं। अगर कहीं पे भी LB लिखा हुआ है तो समझ जाइएगा कि पाउंड का मतलब है। ठीक है, फॉरेन से अगर आप कभी प्रोटीन या फॉरेन का कोई भी प्रोडक्ट लेंगे तो उसमें पाउंड में ही वेट लिखा होता है, ना कि केजी में। क्लियर है? एक ये स्लग आपका होता है, स्लग। ये स्लग क्या होता है? 1 स्लग इज इक्वल टू 14.59 kg। कितना होता है? 1 स्लग इज इक्वल टू 14.59 kg। याद रखिएगा, कई बार ये ऑब्जेक्टिव में IITs में पूछा गया है। ठीक है, IIT JEEs में ये पूछा गया। 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 ग्राम, ये तो सभी को पता है। एक क्विंटल में कितने होते हैं? 100 kg। और 1 टन में 1000 ग्राम। 1 टन में कितने क्विंटल होंगे? तो 1 टन में कितने होंगे? 10 क्विंटल। ये ध्यान रखिएगा, 1 टन में कितने क्विंटल? 10 क्विंटल। ठीक है, क्लियर? और एटॉमिक मास यूनिट आपने पढ़ा होगा। इट इज़ द डिफाइंड एज द 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन एटम्स ऑफ आइसोटोप ऑफ कार्बन 12। आइसोटोप हम लोग भी पढ़ेंगे। आइसोटोप क्या होता है? जिसमें एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट एटॉमिक मास क्या होता है? डिफरेंट होता है, आइसोटोप बोलते हैं। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये आपको केमिस्ट्री में भी पढ़ना है तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए। -27 kg। अब देखिए यहाँ पे kg लिखा हुआ है, यानी कि SI यूनिट क्या है? kg। चलिए टाइम के बारे में पढ़ते हैं। चलिए टाइम के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम लोग क्लास को एंड करते हैं क्योंकि बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी। और हम लोग कल क्या पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे हम लोग इसके आगे कि किस तरीके से मेजरमेंट करते हैं। और कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, पैरेलैक्स मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, सोलर डे। सोलर डे कितना सिंपल है। सोलर डे, सोलर मतलब सन, डे तो अर्थ को जो एक कंप्लीट रोटेशन करने में लगता है सन के रिस्पेक्ट में, यानी कि ये जो अर्थ है ये रोटेट होती है अपनी एक्सिस पे सन के रिस्पेक्ट में, तो उसे क्या कहते हैं? सोलर डे। तभी तो एक दिन माना जाता है। डे कब माना जाता है? जब अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट हो जाती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सोलर डे। यहाँ पे सेड्रियल ईयर आता है। सेड्रियल ईयर क्या होता है? इट इज़ द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट 1 रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस।
विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंशन, यानी कि जब जितना टाइम लगता है अर्थ को एक कंप्लीट रोटेशन करने में अपनी एक्सिस के अबाउट, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेड्रियल ईयर। ठीक है। सोलर ईयर क्या है, सोलर ईयर भी सिमिलर है। अर्थ टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, वहाँ पे रोटेशन की बात हो रही थी, ध्यान रखिएगा, कई बार मिस्टेक कर देते हैं। यहाँ पे दोनों जगह रोटेशन की बात हो रही है, बट यहाँ पे क्या बात हो रही है, रिवॉल्यूशन की। तो 1 सोलर ईयर इज इक्वल टू 366.25 सेड्रियल ईयर्स। क्लियर है। और एवरेज सोलर डे कितने होते हैं, वही 365.25, और 4 साल में 0.25 ऐड हो जाता है तो 366 डेज हो जाते हैं। क्लियर है। ट्रॉपिकल ईयर क्या होता है, अ ईयर इन विच देयर इज टोटल सोलर इक्लिप्स। टोटल सोलर इक्लिप्स क्या होते हैं, 2 टाइप के इक्लिप्स होते हैं, लूनर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स। तो जिस साल टोटल सोलर इक्लिप्स जितने भी होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल ईयर कहते हैं। क्लियर। चलिए, लीप ईयर तो जानते ही हैं आप लोग। लीप ईयर क्या होता है, एक मंथ फरवरी में 29 डेज हो जाता है 4 साल के बाद, उसी को हम लोग लीप ईयर कहते हैं। लूनर मंथ क्या होता है, लूनर इक्लिप्स, यानी कि मून से रिलेटेड बात हो रही है, तो इट इज़ द टाइम टेकन बाय द मून टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ। एक अर्थ के अराउंड अगर जो रोटेशन करने में जितना टाइम लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लूनर। आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको कहते हैं शेकेड। तो वन शेक, ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया है, 10⁻⁸ सेकेंड होता है, यानी कि 1 शेक इज इक्वल टू द डैश 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 10⁻⁸ शेकेड, शेकेड। ठीक है, तो याद रखेंगे शेकेड से, तो शेकेड 8। क्लियर। तो 1 शेक इज इक्वल टू 10⁻⁸ सेकेंड। तो आज की क्लास में हम लोगों ने सप्लीमेंट्री यूनिट पढ़ी, कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स पढ़ी। आई थिंक आप सभी लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, और ज़रूर देखें, जो भी लोग हैं उनको बताइए। लाइव सेशन के लिए आप लोग जितना ज़्यादा जुड़ेंगे उतना अच्छा होगा, तो मैं लाइव सेशन भी ले सकता हूँ। क्लियर है। तो दोस्तों, पढ़ते रहेंगे, और आज की हम लोग क्लास यहीं पे एंड करेंगे। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, पैरेलैक्स मेथड। तो कल की क्लास में, कल ज़रूर देखें, ये आपके क्लास 11th में जो टेस्ट होते हैं उनमें 100% पूछा जाता है, तो इसको ज़रूर पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, गाते रहिए, मस्त रहिए, क्योंकि पढ़ाई से ही बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। पढ़ाई ज़रूर करिए। ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद।